हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे। आपने मैनेजमेंट की 5 प्रोसेस आपने पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सेकंड प्रोसेस है। ओके, तो पहले हम इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो क्या मीनिंग होती है? तो जो डेफिनेशन है वो है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। अब इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि पहली प्रोसेस है प्लानिंग, कि हमने पहले प्लान तैयार कर लिया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अब उस एक्टिविटीज़ को, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना और साथ में उन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि वो एक्टिविटीज़ कैसे करनी है ना, उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, इसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन पर्सन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, है ना। और अथॉरिटीज़ दी जाती हैं कि कुछ पर्सनस को हम अथॉरिटी देंगे कि आपको कैसे काम करवाना है। तो इस सब से क्या होगा कि जो पीपल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर सकेंगे। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्या क्या स्टेप होंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जॉब आइडेंटिफाई करनी है कि क्या क्या जॉब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं, है ना। क्या क्या काम हमें करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है कि जितने भी काम है, जितने भी जॉब है हमारी, उनको डिवाइड कर देना है अलग अलग। डिवाइड करने से क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग जॉब हमने डिसाइड कर दी और अलग अलग लोगों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसमें एक बंदा एक जॉब पे अच्छे से फोकस कर पाएगा, है ना। और डुप्लीकेशन भी नहीं होगा कि जिससे मतलब एक काम को 2 लोग कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। अलग अलग जॉब असाइन कर दी, अलग अलग वर्क को डिवाइड कर दिया, तो ईजिली हम फोकस कर सकेंगे। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि अब जो हमारी लार्जर यूनिट्स हैं उनको हम छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में या डिवीज़न में या सेक्शन भी बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये पर्सनल डिपार्टमेंट है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्ट के हिसाब से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पावर डिवीज़न है। टेरिटरी के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखा होगा बड़ी कंपनीज हैं तो वेस्टर्न एरिया, नॉर्थ एरिया, सेंट्रल एरिया, ईस्टर्न एरिया। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि जो हमारा लार्ज यूनिट है, हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसको छोटे छोटे ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स में हमें डिवाइड कर देना है। अब हम इसमें थर्ड स्टेप की बात करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अभी आपने पहले पढ़ा कि हमने जॉब आइडेंटिफाई कर दी है कि क्या क्या अलग अलग जॉब है, वर्क का डिवीज़न भी कर दिया है। अब अलग अलग जॉब के लिए हमें जो मतलब जो भी बेस्ट इंडिविजुअल है उसको ड्यूटी असाइन करनी है कि आपको ये जो जॉब है वो परफॉर्म करनी है अच्छे से, है ना। उसके लिए हम देखेंगे जैसे कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो हम देखेंगे कि जिसने मार्केटिंग से MBA किया हो, है ना, या फिर मार्केटिंग फील्ड में बेस्ट हो, तो हम उसको वो डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर सकते हैं, उसको उसका चार्ज दे सकते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो हम CA को या फिर जिसने फाइनेंस से MBA किया हो, है ना, उसको उसका चार्ज सौंप देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मतलब हमने अलग अलग जो ड्यूटीज़ असाइन की हैं, है ना, उसमें वो परमानेंट जो स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल उसको फिट कर देंगे, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से होंगी। फोर्थ स्टेप होता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। मतलब कि क्या हुआ कि हमें एक हायरार्की बना देनी है, जैसे टॉप मैनेजर और फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर, फिर लोअर लेवल में जो एम्प्लॉयज़ हो उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जिसमें जो लोअर लेवल पे व्यक्ति काम कर रहा है उसे कोई परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऊपर रिपोर्ट कर सके, है ना, उसको ऊपर भी कोई सुनने वाला हो जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, है ना। तो इसमें क्या होगा कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हमें एक रिलेशन सेट करना है कि वो आपस में उनके बीच में कन्वर्सेशन जो रहे वो अच्छा रहे, है ना, और जो काम हो रहा है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो सुपीरियर है या टॉप लेवल मैनेजर है उनको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। तो सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपने देखा होगा कि हमने वर्क को डिवाइड कर दिया है ना। तो उससे क्या हुआ है कि जो मतलब जिसका
जो जिस फील्ड में बेस्ट है उसको हमने वो वर्क दे दिया है, वो उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखता है ना। जैसे कि सीए को हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया है, मार्केटिंग जो मैनेजर है उसको हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दिया, तो इससे जो उनका स्पेशलाइजेशन है उसका हमें बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब इस वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहेगी क्योंकि हमने अलग अलग जॉब में अलग अलग लोगों को फिट कर दिया है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपको ये काम करके देना है और अच्छे से करके देना है, तो क्लैरिटी रहेगी। ये नहीं रहेगा कि वो टाल नहीं सकेगा कि मेरा ये काम नहीं है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हमने पहले ही सब अलग अलग कर दिया है ना। तो वर्किंग जो रिलेशनशिप है उसमें क्लैरिटी रहेगी। अब हम बात करें फोर्थ इम्पोर्टेंस है जो हमारा थर्ड इम्पोर्टेंस है, तो वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा मतलब कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो गए हैं, उनको उनसे रिलेटेड ड्यूटीज़ उनको बता दी गई है, तो वो जो रिजल्ट है वो अच्छा देंगे क्योंकि उनके पास एक ही काम है जो उनको परफॉर्म करना है। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, सबको अपनी ड्यूटीज़ पता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो इससे जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज नहीं होगा, मतलब उन रिसोर्सेज का एक अच्छे से हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, है ना। जो एफर्ट्स लोगों के लग रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। अब जो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है वो है एडॉप्शन टू चेंज। अब जो प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले ही क्लियर कर दी हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या रिसोर्सेज या मार्केट को लेके कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, तो हम मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंस है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मीन्स अब एक व्यक्ति को आपने सुना ही होगा कि दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख रहा है तो अब वो मार्केटिंग फील्ड में वर्क कर करके अपने आप को इतना डेवलप कर लेगा कि उसको मार्केटिंग की सारी चीज़ें आने लगेंगी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब कि जो उनका कोई भी पर्सन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट भी होगा, वो नई चीज़ें मतलब ग्रोथ कर सकते हैं, इनोवेटिव काम कर सकते हैं। ओके, और अपना जो लास्ट है वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन तो होगा ही, है ना, और साथ में ग्रोथ भी मिलेगी हमें। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, है ना, या फिर जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, एक हायरार्की की चैन बनती है। जैसे टॉप लेवल मैनेजर हो गया, ठीक है, उसके बाद अलग अलग हमने डिवाइड कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, है ना, या फिर परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि किस वे में हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है या फिर जो ड्यूटीज़ है वो असाइन करनी है या कैसे उनको डिवाइड करनी है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और सेकंड होता है आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको बाय चार्ट के थ्रू आप समझने की कोशिश करना, फिर उसके इम्पोर्टेंस एंड जो डीमेरिट्स वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो है उसमें डिपार्टमेंट को हम उनके स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे आप ये चार्ट देखें, इसमें दिया हुआ है पहले मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट। ओके, अब देखेंगे इनकी सूटेबिलिटी कहाँ होती है, किन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो कि लेस कंपनी है तो वो चिप्स अकेली बना रही है ना। तो जब सिंगल लाइन प्रोडक्ट बन रहा है अपना तो वहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि जैसे आप ले लें कि इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है ना, HUL आपने सुना होगा, वो सोप भी बनाता है ना, कॉस्मेटिक आइटम भी बनाता है, जैसे सोप में वो लक्स बना रहा है, कॉस्मेटिक में पॉन्ड्स पाउडर वगैरह बना रहा है ना, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहा है।
और साथ में वो अलग अलग चीज़ें जैसे कि सॉस वगैरह खाने पीने की चीज़ें भी बनाता है। तो क्या है, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे हमें डिविजनल स्ट्रक्चर रखना होता है। जैसे कि पहले आप ये चार्ट के थ्रू समझ लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे अलग अलग सेगमेंट बना दिए हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर। ठीक है, एक ही कंपनी है, उसमें ये इतने सारे डिपार्टमेंट है। फिर उसके नीचे जो जैसे कॉस्मेटिक है उसमें अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, गारमेंट है उसमें अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, जैसे पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजेस। तो जितने चारों अपने अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनके नीचे फिर अलग उनमें भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। ओके, सूटेबिलिटी इसकी बताई दी है आपको। सूटेबिलिटी में ये कहाँ फॉलो होते हैं, तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं और मल्टी प्रोडक्ट बनाती हैं वहाँ हम ये वाला स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वेल डिज़ाइन किए गए हैं, है ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तैयार किए गए हैं और उसमें जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनमें क्लियरिटी है कि किसको क्या काम करना है, और जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें, उन्हें हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे लुइस एलन है, इनने इसकी डेफिनेशन भी दी है, सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच बेयरिंग अ डेफिनेट मीजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीन्स जहाँ पे वेल डिफाइंड जॉब का एक सिस्टम हो और साथ में हर एक के लिए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी डिफाइनेट प्रोवाइड की गई है ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स। तो इट इज़ डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको कौन डिज़ाइन करता है, टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है। ओके, सेकंड इसका फीचर है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीजर विच आर इन रिटर्न फॉर्म। इसके जितने भी रूल्स और प्रोसीजर होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, क्लियरली डिफाइन होते हैं कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। थर्ड चीज, इट इज़ इम्पर्सनल, डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट। अब जो इम्पर्सनल होते हैं इसमें कोई इमोशंस की जगह नहीं होती है ना, कि इमोशनल बेसिस पे हम मतलब चीज़ों को कर रहे हैं। और इसमें जो फोर्थ इसका जो फीचर है वो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियरली डिफाइन होती हैं। ओके, फिफ्थ में ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हमें क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं किसी भी सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में जो वर्कर्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है ना, जिसे यूनियन बोलते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे जो ट्रेड बिजनेस वाले जो एम्प्लॉयर्स हैं, है ना, या फिर बोलते बिजनेसमैन हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है तो उसको ट्रेड यूनियन बोल देते हैं, है ना। रिलीजियस बेसिस पे जैसे कि आप देखोगे बजरंग दल, शिवसेना, है ना, तो ये मतलब ऐसे जो ग्रुप जो सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म हो जाते हैं, ये इनको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या क्या हैं, तो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से फॉर्म हो जाते हैं। इनके कोई सेकंड फीचर है, इट हैज़ नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर। इनके कोई भी रिटर्न में रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह नहीं होते। थर्ड है, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, है ना, कि टॉप हायरार्की तो है नहीं कि कोई टॉप मैनेजमेंट में है, फिर मिडिल में, लोअर में, ये नॉर्मली ही बना दिए जाते हैं, तो कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं होती। फोर्थ है, इट इज़ नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। इसको कोई मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता, अपने आप ये फॉर्म हो जाते हैं। चार लोग मिलके कोई, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है कि चार लोग मिलके कोई आंदोलन करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं, है ना, उस टाइप से। फिफ्थ है, इट इज़ पर्सनल मीन्स द फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड। इसमें पर्सनल मीन्स होता है, मीन्स लोगों की जो इमोशन है ना, या उनके दिमाग में जो चल रहा है, उनकी जो फीलिंग्स है, तो उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं। अब इसमें एक और टर्म आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कुछ नहीं है, सिंपल सा एक चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अथॉरिटी प्रोवाइड करना, है ना। जैसे अब प्रैक्टिकली इसको आप बहुत अच्छे से समझें तो जैसे हम मान लो कि किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप एक सीनियर लेवल के मैनेजर हो, ओके, और आपको आपकी कंपनी ने अथॉरिटी दे दी है कि आप जो है अपने आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उनसे काम करवा सकते हो। अगर वो काम ना करें तो उनको पनिशमेंट भी दे सकते हो, उनकी सैलरी भी कट कर सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो आपको अथॉरिटी दी गई है, मतलब कुछ पावर्स दी गई हैं आपको, तो यही कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, क्लियर है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स आपको कुछ पावर्स असाइन करना है ना, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ पावर्स असाइन करना जिससे वो जो उनके नीचे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम करवा सकें। ओके, तो अब इसकी प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सबसे फर्स्ट प्रोसेस है वो होती है अथॉरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक अथॉरिटी दी जाती है कि आपको डिसीजन मेकिंग की पावर दे दी गई है और जिससे आप लोगों से काम करवा सको। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको अथॉरिटी मिली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, है ना, कि आपको अथॉरिटी दी है तो आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको काम कराना ही है ना, अब जैसे भी आप करवाएं। फिर थर्ड होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि अब जो काम हो रहा है उसका जो रिजल्ट आया उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। ठीक है, मतलब उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, तो जो जवाबदारी है उसको बोला जाएगा अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक टर्म और आता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मीन्स अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम आप अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप किस मतलब आपकी कंपनी में एक चीफ एग्जीक्यूटिव को जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो मार्केटिंग मैनेजर को अथॉरिटी देता है कि आप वर्कर से काम करा सकते हैं और उसको टारगेट दे दिया कि आपको 100 यूनिट्स पर डे आपका सेल टारगेट रखना है ना, मतलब कि 100 यूनिट तो आपको दिन में बेचनी ही है। अब जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो उसके नीचे जो काम करते हैं सेल्स मैनेजर उससे बोल देता है कि 100 यूनिट आपको मतलब बेचनी ही है, लेकिन जो सेल्स मैनेजर है वो फेल हो जाता है 100 यूनिट सेल करने में। तो अब इसका आंसर कौन देगा, कौन इसकी जवाबदारी लेगा, तो मार्केटिंग मैनेजर ही इसकी जवाबदारी लेगा क्योंकि उसको अथॉरिटी मिली थी और साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी है मार्केटिंग मैनेजर की। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है कि आप जिसको अथॉरिटी मिली है अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी। ओके, अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड। अब जो टॉप मैनेजर में चीफ एग्जीक्यूटिव है अगर वो अथॉरिटी अपने जो सबऑर्डिनेट हैं उनको दे देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है या फिर बोलें तो बट जाता है ना। सेकेंड है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज़ को उनको अथॉरिटी मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो काम करके दिखाएंगे तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, है ना। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब बेटर डिसीजन या क्विक डिसीजन भी पॉसिबल हो पाते हैं क्योंकि अब चीफ मैनेजर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको ही पूरी कंपनी में अलग अलग मैनेजर को मतलब काम नहीं बताना है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं क्योंकि उनको वो अथॉरिटी मिल चुकी है। फोर्थ है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। अब जो सबऑर्डिनेट है उनको अथॉरिटी मिलेगी, कुछ पावर्स मिलेगी तो उनको भी लगेगा कि हाँ कंपनी ने मुझ पर भरोसा जताया है, तो उनका जो मोरल है वो भी हाई रहेगा। फिफ्थ है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहेगा क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम एक अच्छा रहेगा क्योंकि अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी है ना, उनको पावर्स भी दी गई हैं और उनसे जवाब भी मांगा गया है तो एक कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहेगा। अब इसमें एक और टर्म आता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये थोड़ा थोड़ा डेलीगेशन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स भी ये होता है कि जो अथॉरिटी है उसका डिस्पर्सल करना, मीन्स उसको नीचे तक जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी अथॉरिटी प्रोवाइड करना। ओके, तो अप टू द लोअर लेवल जब हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में बस हम कोई मैनेजर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, उसको हम अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर अथॉरिटी ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल तक सभी को हम जो अथॉरिटी है वो दे देते हैं। ओके,
अब हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इसमें एक और टर्म आता है सेंट्रलाइजेशन, है ना। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी रहती है वो केवल टॉप लेवल के पास रहती है। किसके पास रहती है? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, मतलब कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पास ही सारी अथॉरिटी रहेगी, तो उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल तक, मतलब ऑल लेवल, सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती हैं, है ना, सभी को अथॉरिटी दी जाएगी, तो उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो आपका ये चैप्टर यहीं ओवर होता है। काफ़ी सारी नए वर्ड्स हैं इसमें। आपको जो भी क्वेरीज आती हैं आप पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।